नमस्कार बालकों। कृषि विपणन और जैविक खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जिसमें हम 6 मार्क्स से क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये आपका आखिरी पार्ट है, फाइनल पार्ट है। ये पार्ट 6 ही आपका फाइनल पार्ट है। तो आइए, इसके अंदर 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाले गए हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ उसमें से कुछ पार्ट कट के आपके आ सकते हैं 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में। तो आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि पेपर में किसी भी रूप में सवाल आएगा तो इससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती समय की मांग है। कहना चाहता है कि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती जो है वो समय की मांग है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में जैविक खेती के किन्हीं 2 लाभ और सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हमें 2 लाभ देने हैं, लेकिन हमने लिख दिए हैं एक्स्ट्रा। उपरोक्त कथन के संदर्भ में जैविक खेती के 2 लाभ और 2 सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। और ये आपके सीबीएसई के 2023 में आ चुका है। जैविक खेती के लाभों और सीमाओं की पहचान करें, ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है जैविक खेती के लाभ क्या हैं। जैविक खेती महंगे कृषि इनपुट का विकल्प प्रदान करती है, जैसे कि HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि। यह स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक इनपुट का उपयोग करती है, जो सस्ते होते हैं और किसानों के लिए निवेश पर बेहतर लाभ प्रदान करते हैं। तो ये कहना क्या चाहता है कि जैविक खेती जो होते हैं वो महंगे इनपुट का विकल्प, यानी जो इससे पहले जो खेती की जाती है ना वो महंगे होते हैं, तो ये विकल्प है, सस्ता विकल्प है एक तरह से। और HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये जो इसके एग्जाम्पल है, जो महंगे इनपुट है, ये सब महंगे होते हैं, लेकिन ये स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक इनपुट का उपयोग करती है। ठीक है ना। यहाँ पे आसपास के ही जो हमारे घर के आसपास चीज़ें होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सस्ते होते हैं और ये किसानों के लिए निवेश पर बेहतर लाभ प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे आसपास का मतलब क्या है, जैसे गाय का गोबर हो गया, वो आपको आसपास से ही मिल जाएगा। ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाकर खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना, महंगा पड़ता है वो चीज़, और ये सस्ता पड़ता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, जैविक खेती निर्यात के माध्यम से आय उत्पन्न करती है। देखिए, जैविक खेती अपने देश के अंदर ज़्यादा बिकता नहीं है, और यहाँ पे ना विदेशियों को बहुत ज़्यादा मांग है जैविक खेती की। इससे आपको अच्छा लाभ होता है, क्योंकि जैविक रूप से उगाई गई फसलों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। ठीक है ना, इसलिए निर्यात का माध्यम बढ़ गया है इसका। जैविक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों में अधिक पोषण मूल्य होते हैं। जैविक खेती में जो पोषण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और वे रासायनिक खेती से उगाए गए खाद्य पदार्थ की तुलना में स्वस्थ और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। चौथा, भारत के लिए जैविक खेती उपयुक्त है क्योंकि यह पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक श्रम प्रदान होती है। इसके अंदर मतलब कि मशीनों से ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। खेती करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पारंपरिक खेती का तरीका इसमें श्रम प्रधान तकनीक होती है। जैविक खेती मिट्टी को समृद्ध बनाती है, जिससे यह सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। इससे दशकों तक फसल की निरंतर पैदावार संभव हो पाती है। तो ये मेरा पहला जैविक खेती के लाभ थे। अब जाइए जरा इसकी सीमाएं देखते हैं। जैविक खेती श्रम प्रधान होती है, इसलिए यह केवल उन छोटे किसानों के लिए लाभदायक होती है जिनके पास परिवार में प्रचुर मात्रा में श्रम उपलब्ध है। यानी जहाँ पे लोगों की संख्या वो ज़्यादा, यानी एक घर के अंदर सारे परिवार इसके अंदर चले जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। ये तो ये भी एक नुकसान ही है। जैविक खेती बहुत महंगी होती है क्योंकि किसानों को संक्रमण प्रक्रिया को पूरा करने और मिट्टी की संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ड लिखा है संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। जैविक खेती बहुत महंगी होती है क्योंकि किसानों को संक्रमण प्रक्रिया को पूरा करने और मिट्टी की संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसानों को संक्रमण का मतलब ये हो गया कि मिट्टी को तैयार करना होता है। पहले पूरा मिट्टी को तैयार करना होता है और उसके बाद मिट्टी की संरचना को संशोधित करना होता है। संशोधित का मतलब उसे सुधार करना पड़ता है। अगला आता है, जैविक खेती कई बाजारों में व्यापार नहीं किए जाते हैं। बहुत जगह पे जैविक खेती बेचा नहीं जाता है क्योंकि बहुत महंगा है, जिससे इनकी मार्केटिंग करना कठिन हो जाता है। बाकी अनाज नॉर्मली बिकता रहता है, लेकिन जैविक खेती की कोई मार्केटिंग करता नहीं है, तो ये जल्दी देश के अंदर बिकता नहीं है। अगला आता है, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर नहीं होती है।
समय समय पर इनमें उतार चढ़ाव बना रहता है। जैविक खेती के जो वस्तुएं हैं उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसकी कीमतें स्थिर नहीं है। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, किसानों के लिए फ़ायदा हो जाता है, लेकिन घट जाता है तो उनके लिए नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ही महंगे तरीके से उगाया जाता है और खेतों का अनाज का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है इसके अंदर। जैविक खेती में अधिक समय और किसान तथा उनकी फसल के बीच अधिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। देखो, सहभागिता का मतलब है कि उन्हें अधिक ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किसानों को इस खेती को उगाते समय ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही एक तरह से नाजुक कह सकते हो पौधे होते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि अनाज जल्दी कीड़े लग जाए, बर्बाद हो जाए। इसीलिए हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, किसानों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि विपणन को परिभाषित करें। कृषि विपणन विकास में सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम के महत्व पर संक्षेप में चर्चा करें। जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों में किसानों के सामने आने वाली 2 समस्याओं को सूचीबद्ध करें। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कृषि विपणन, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो एक एक करके ये तीनों आंसर है, इसके छोटे छोटे आंसर हैं। कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुएं भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, वितरण जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कृषि विपणन के अंदर देश की विभिन्न कृषि वस्तुएं शामिल है। जैसे जो खेती का होता है भंडारण करना, फिर प्रसंस्करण करना, इसको मतलब होता है प्रोसेसिंग करना। जैसे दूध का एग्जाम्पल दिया गया था आपको मैंने, कि दूध को मार्केट में बेचने के लिए, शहरों में बेचने के लिए उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है जिससे वो दूध की लाइफ बढ़ जाए, ठीक है ना। इसी तरह से परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पैकेजिंग जिससे अच्छा लगे, ग्रेडिंग यानी क्वालिटी, क्वालिटी होती है इसका मतलब अनाज को क्वालिटी के हिसाब से बांटना, और वितरण उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना। आइए अगला आता है ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम, एसएचजी की बात हो रही है यहाँ पर, एसएचजी सूक्ष्म विकम का महत्व पर संख्या करना है, संक्षेप में चर्चा करना है। स्वयं सहायता समूह भारत में औपचारिक ऋण प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए उभरे हैं। औपचारिक ऋण का मतलब होता है जो जो सरकार के अंडर आते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, जितने भी कमर्शियल बैंक होता है। तो औपचारिक ऋण की प्रणाली को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूह इनकी कमियों को दूर करता है। ये कार्यक्रम अपने अनौपचारिक ऋण वितरण तंत्र के कारण छोटे छोटे उधारकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये अनौपचारिक तरीका है, लोगों के बीच में आपस में मिलकर लोग पैसा जमा करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जिसमें न्यूनतम कानूनी औपचारिक शामिल है। ये एक सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। स्वयं सहायता समूहों का ध्यान उन ग्रामीण लोगों, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि और गैर कृषि मजदूरों पर है जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक स्थायी पहुंच नहीं है। यानी जो छोटे किसान होते हैं वो बैंकों से अपना लोन नहीं ले पाते हैं, उनको लोन मिल नहीं पाता है। कारण क्या है, उनके पास जमीन कम है, गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो एसएचजी एक बहुत बढ़िया अच्छा तरीका है। इसमें स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, कुछ लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद जिसकी जो जरूरत होती है, एक बहुत ही कम इंटरेस्ट, जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, उस इंटरेस्ट पे उसको लोन दे दिया जाता है और वो धीरे धीरे करके उसको क्या करता है, छोटे छोटे अमाउंट पे चुका देता है। तो ये स्वयं सहायता समूह का अपना बड़ा फायदा है। इसके लिए किसी को ऋण भी रखने की जरूरत नहीं है, मतलब लोन लेने के लिए गिरवी रखने के लिए, वस्तु गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा इसका पॉइंट, जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों में किसानों के सामने आने वाली 2 समस्याओं को सूचीबद्ध करें। यानी जैविक खेती जब करेगी तो शुरुआती वर्षों में क्या दिक्कत आ रहा था इसके अंदर। देखिए सबसे पहला, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और विपणन, यानी एक तो बाजार नहीं मिल रहा है, और दूसरा बुनियादी जो शुरुआती समस्या, जो बेसिक चीज होती है ना, बेसिक ढांचा, यानी जो बेसिक चीज चाहिए थी वो नहीं मिल पाता है। दूसरा, पारंपरिक कृषि उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पादों की शेल्फ लाइफ अवधि कम होती है। जरा एक वर्ड है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है जरा समझना। यहाँ पर शेल्फ लाइफ का मतलब होता है छोटी लाइफ, मतलब कि उसकी खुद की बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सेल्फ मतलब कि खुद की इतनी अवधि कम होती है कि जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसको रोक के रखना, नहीं तो जल्दी उगाए और जल्दी बेचना पड़ेगा, ये होती है समस्या। और होता क्या है कि जल्दी बिकता नहीं है तो अनाज बर्बाद हो जाता है। ये एक इसकी अपनी खुद की समस्याएं हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन के सारे आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख रहे हैं क्या, ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए
यानी सरकार ने ग्रामीण बाजार, जो बाजार विपणन होता है, उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसे एनसीईआरटी समझकर मत छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाजारों का विनियमन, ठीक है ना। सरकार ने विनियमन बाजार स्थापित किया है, जहां कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री बाजार समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी नियंत्रण, विनियमन का मतलब होता है रेगुलेट करना। इसको रेगुलेट कौन करता है, यानी इसकी खरीद और बिक्री बाजार समिति, यानी बाजार के जो कोऑपरेटिव लोग हैं, वहां के जो समिति होते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। इस समितियों में सरकार, किसान और व्यापारी शामिल होते हैं। ये सब मिलकर, इसमें सरकार का कोई व्यक्ति होता है, किसान भी होता है और व्यापारी भी होते हैं। बाजारों के विनियमन से सुव्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की स्थिति बनती है। यानी एक सुचारू रूप से आपका एक सामान बिकता है कस्टमर के बीच में या व्यापारियों के बीच में, पारदर्शी होता है, सब कुछ पता चलता है कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, किस रेट पे हमसे लिया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है, ये सब चीजें होती हैं। दूसरा, भौतिक अवसंरचना में सुधार। भौतिक अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, यहां पे देख लेते हैं, इस उपाय के माध्यम से सरकार भौतिक अवसंरचना में सुधार सुनिश्चित करती है, जिसमें सड़कें, रेलवे, गोदाम, शीत भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल है। यानी सरकार अनाज के लिए सड़कें, मतलब कि सड़कों बनवाती है, जिससे आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने अनाज को ले जा सके। रेलवे बहुत ही सस्ता साधन है, सड़कें तो ले जाने जाने में आसान पड़ती है, जो रेलवे सिस्टम है बहुत ही आसान होता है। गोदाम बहुत जरूरी है किसानों के लिए, क्योंकि अगर उनका अनाज जमा ठीक से स्टोर नहीं होगा तो वो, एक तो उनके पास बार्गेनिंग शक्ति जो होती है खत्म हो जाती है, आसानी से बेच नहीं पाते, अनाज बर्बाद होने का डर रहता है। और शीत भंडार, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो सड़ने लग जाते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज बनाना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केट। सरकार किसानों को उत्पाद विपणन सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार किसानों को क्या करती है, एक सहकारी समिति बनाने के लिए कहती है कि आपस में कोई लोग मिलकर इनको, क्योंकि जो जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जो बैंकिंग सिस्टम है, वो इन लोगों को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रही है। लेकिन जो विपणन होती है ना, ये एक तो लोन भी देती है, ये किसानों को जाकर सब समझाती भी है कि खेती किस प्रकार की आपको करनी चाहिए, कैसे अनाज का उत्पादन करना चाहिए, ये सारी बातें समझाती है, सीधा किसान से कॉन्टैक्ट करती है ये, जिसमें वो सामूहिक बिक्री के माध्यम से अपने उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं। एक काम और करती है ये क्या करते हैं, पूल करते हैं, आपस में सारे लोग अपने अनाज को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जब वो सेल करते हैं तो एक तो क्या होता है, बार्गेनिंग पावर आती है, अनाज की अच्छी कीमत मिल पाती है। ये एक बहुत बेहतर चयन है, ऑप्शन है सरकार की तरफ से। कुछ अलग सहायक समितियां भी है सरकार की तरफ से। पहला, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन कीमत। आपको पता है कि किसानों के लिए एक एमएसपी क्रिएट किया गया है। मतलब ये होता है कि मान लीजिए, ये कहना क्या चाहते हैं कि जो किसान होते हैं, किसान, जब ये एमएसपी नहीं आया था तो व्यापारी लोग किसानों से ना कौड़ियों के भाव में सामान ले लिया करते थे। सरकार ने एक एमएसपी डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि हम आपके अनाज की, मान लीजिए कि 18 रुपये कीमत रखते हैं, तो अब होगा क्या, किसानों को एक फिक्स कीमत मिल गई अपने अनाज की। अब अपने अनाज की एक कीमत फिक्स मिल गई है, तो ये होगा कि अब किसान इससे ज्यादा रेट पे व्यापारियों को बेचेगा, बेहतर प्राइस मिलेगा। अगर कोई नहीं लेगा तो वो सीधा जाएंगे सरकार के पास, और जितनी मात्रा है सरकार कहती है हम एमएसपी सारे का सारा क्या कर लेंगे, अनाज आपसे ले लेंगे। तो किसानों को एक समर्थन मूल्य मिलता है। तो सरकार कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। यह नीति किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी देती है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, गेहूं और चावल का बफर स्टॉक बनाए रखना। जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी नीचे चला जाता है, अब कभी देखो इससे क्या होता है कि कभी कभी बाजार के अंदर ना रेट बहुत कम चला जाता है। अब सरकार ने तो 18 रुपये डिसाइड कर रखा था, लेकिन मार्केट में कभी कभी 10 रुपये रेट गिर जाता है, तो इससे किसानों का नुकसान होने लग जाता है। तो सरकार क्या करती है, न्यूनतम समर्थन कीमत पे सारा अनाज ले लेती है और एक बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि भंडारण स्टॉक बनाना, बहुत मात्रा में क्या करती है, वो अनाज को खुद ही खरीद लेती है। और इसका फायदा होता है, ये कभी इमरजेंसी में, जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा था, सरकार ने पूरे देश को फ्री में अनाज प्रोवाइड करवाया था गरीब लोगों को। तो इससे क्या होता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ही प्रोवाइड करवाया था। तो इससे क्या होता है, किसानों को अपना एक बेहतर रेट मिलता है, उसकी इनकम में कमी नहीं आती है। अगला, सी, खादान और चीनी का वितरण। बफर स्टॉक को गरीबों के बीच सार्वजनिक
प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी दरों पर वितरित किया जाता है। उसके बाद सरकार ने जो ये बफर स्टॉक बना रखा होता है, ये साल साल के अंदर, अगर आप पता है कि अगर ना रखे तो अनाज बर्बाद हो सकती है, तो आपने सुना होगा राशन, ये जो पीडीएस होता है वो राशन होता है। तो पीडीएस के जरिए यानी राशन के जरिए सरकार गरीबों में सब्सिडी बहुत ही कम रेट पर क्या कर देती है, अनाजों को निकाल देती है। तो ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे डिस्कस करते हैं, हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति में क्या अंतर है। हरित क्रांति का मतलब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड स्वर्ण क्रांति का मतलब होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। पहला, उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग, इसके अंदर हरित क्रांति में हम क्या करते हैं, HYB सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई सुविधा के बढ़ते उपयोग के कारण अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हरित क्रांति कहा जाता है। विविध बागवानी, यानी यहाँ पे बागवानी फसलों जैसे फलों, सब्जियों, कंद फसलों, फूल, औषधियाँ, सुगंधित पौधे, मसालों, बागान फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। इसमें चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसमें फलों, सब्जियों, फूलों, सुगंधित पौधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। स्वर्ण क्रांति ने भारत को आम, केले, नारियल और मसालों के उत्पादन में विश्व नेता बना दिया है। हम नंबर 1 पे हैं इसके लिए। हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा प्रदान की और कृषि आय में वृद्धि की। स्वर्ण क्रांति ने पोषण और सतत आजीविका का अवसर प्रदान किया। इसका मतलब एग्रीकल्चर के अलावा एक टिकाऊ जीविका प्रदान करी है। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पांचवा और आखिरी, विविधीकरण के स्रोतों के रूप में पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी के महत्व प्रकाश डाले। आपको पता है विविधीकरण का मतलब होता है कि खेती करने के अलावा कोई अन्य स्रोत से मतलब कि आय कमाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, यहाँ पर हम महत्व एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर में कहीं ना कहीं आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले पशुपालन का क्या महत्व है। पहला, ये क्षेत्र आज महिलाओं और 70 मिलियन से अधिक छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करती है। ध्यान देखिए, तो ये महिलाओं के लिए 70 मिलियन से अधिक छोटे किसानों के लिए बड़ा काम का है। 1951 से 2016 के बीच में भारतीय डेयरी क्षेत्र में दूध उत्पादन 10 गुना से अधिक बढ़ गया था। आपको पता है कि जो पशुपालन में गाय, भैंस या बकरी जो पाला जाता है, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, इससे देश के अंदर 10 गुना दूध का उत्पादन बढ़ा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को दूध की कमी पड़ रही है, इससे महंगाई हो रही थी। तो इससे बहुत बेहतर राहत मिलता है, जो ऑपरेशन फ्लड की सफलता का परिणाम है। इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है दूध की बाढ़। मांस, अंडे, ऊन और अन्य उप उत्पाद भी विविधीकरण के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। अगला, मत्स्य पालन। समुद्र, महासागर, नदियों और झीलों जैसी जल निकाय मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए आजीविका का स्रोत है। आज कुल मछली उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन में 0.9% का कंट्रीब्यूशन है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समुद्री उत्पादों के प्रमुख उत्पादक है। आप इसमें देख सकते हो, बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है। दूसरा, मछली पकड़ना महिलाओं के से एक सशक्तिकरण को स्रोत बन गया है। सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को मतलब कि काम में मदद करना, महिलाओं को सपोर्ट करना। तो मछली पकड़ना महिलाओं का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इससे महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलता है आय बढ़ाने में। भले ही महिलाएं सक्रिय रूप से मछली पकड़ने में शामिल नहीं होती है, लेकिन निर्यात विपणन कार्यबल में 60% और आंतरिक विपणन कार्यबल में 40% महिलाएं हैं। यानी निर्यात करने में 60% है और देश के अंदर ही अंदर बेचने में, देश के अंदर आंतरिक रूप में बेचने में 40% महिलाएं हैं। आइए तीसरा देखते हैं, बागवानी, और आखिरी रह गया आपका खत्म। भारत में फल, सब्जी और कंद फसलें, फूल, औषधियाँ, सुगंधित पौधे, मसाले और बागान फसलें उगाई जाती हैं। यह क्षेत्र निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये फसलें खाद्य पोषण प्रदान करने के साथ साथ सतत रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1991 से 2003 के दौरान स्वर्ण क्रांति हुई। इस अवधि के दौरान नियोजित निवेश के कारण बागवानी अत्यधिक उत्पादक बनी और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका के रूप में उभरी, यानी टिकाऊ जीविका के रूप में उभरी। और ये कब हुआ, ध्यान देना, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत आम, केले, नारियल, काजू, कई प्रकार के मसालों के उत्पादन में विश्व में नेता बन गया, यानी पहला देश के अंदर उत्पादन करने वाला नंबर 1 पे है। ये फलों और सब्जियों को दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैसे तो नेता बना हुआ है, लेकिन हम इसे दूसरे नंबर पे मानते हैं। तीसरा, बागवानी से जुड़ी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई। चौथा, फलों की कटाई, नर्सरी प्रबंधन, संकरण, बीज उत्पादन, मैंने आपको संकरण का मतलब होता है ना मिट्टी उट्टी का उत्पादन ठीक से करना। उत्तक संवर्धन, उत्तक का मतलब होता है उत्तक आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चर कहते हैं इसे। फलों और फूलों को प्रचार प्रसार और खाद्य संस्करण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक लाभदायक रोज विकल्प हुआ। तो ये आपके हो गए 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बड़े बड़े थे। अब आप इसको देखकर छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूरे कर सकते हैं। तो आपका यहीं पे ये दी एंड होता है। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बालको।